जय माता जी की। प्यारे व्यूअर्स, मैं हर्षवर्धन सिंह आपका स्वागत करता हूं द प्रोग्रेसिव राजपूत चैनल के ऊपर। और आप देख पा रहे हैं आज थोड़ा सा स्क्रीन डिफरेंट है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक अन्य व्यक्ति भी दिख रहे हैं। जी हाँ, इनका मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा, फिर बाद में जब ये एक्चुअली ये जो वीडियो है इट इज इन अ फॉर्म ऑफ इंटरव्यू, ये एक साक्षात्कार के रूप में है। तो इसके अंदर ये मेरे मित्र हैं वीरेंद्र सिंह जी। तो ये जैसे जैसे हमारा इंटरव्यू आगे बढ़ेगा उसके बारे में ये आपको अपनी इस इंटरव्यू के अंदर अपनी जानकारी ये देते जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीरेंद्र सिंह जी मेरे स्कूल मेट हैं, स्कूल फ्रेंड हैं। हम लोगों ने साथ में 10th तक शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद में फिर आप भी आगे पढ़ाई फर्दर स्टडीज करने चले गए, मैंने भी अपनी फर्दर स्टडीज करी। और रिसेंटली वीरेंद्र सिंह जी ने ये एक बुक लिखी है पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो आज का जो विषय है, आज का जो कॉन्वर्सेशन है, साक्षात्कार है, वो सभी इस पुस्तक के क्रम में होने वाला है। तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीरू बना से कि वो स्टार्ट करे कन्वर्सेशन। मैंने कुछ इस कॉन्वर्सेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि ये रेल से डिरेल ना हो, तो मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख रखे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इन पॉइंट्स के ऊपर भी वो रिप्लाई दें और उनको भी जो कुछ ठीक लगेगा तो वो रिप्लाई कर सकते हैं, वो कुछ बता सकते हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी, ओवर टू यू। थोड़ा सा अपना परिचय, आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या अभी आप कर रहे हैं जीवन में, कहाँ रहते हैं, इन सब के बारे में आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जय माता जी की हर्ष, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अपने बारे में तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूँ। मेरा जन्म नागौर में हुआ है, मेरे गांव में। और आपका मूल गांव का रूप नाम से जान सकते हैं? जी मांडन। मांडन। मांडन है, परबतसर के पास में ही है। ठीक है। आपने सुना हो तो केनसरिया में कवाई माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है, हाँ हाँ, तो केनसरिया, उसके बिल्कुल। निकट ही है। जी ठीक बात। जी। तो जन्म मेरा मूल रूप से मध्यम वर्गीय राजस्थानी परिवार में हुआ है। मैं परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ। बड़ी बहन है। तो मेरी शिक्षा दीक्षा, जैसा आपने बताया, भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम में हुई है, आपके साथ हुई काफ़ी समय। उसके बाद मैंने आईटी की शिक्षा ली कुछ समय तक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ली। जिसके बाद 2007 से मैं आईटी क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ। पहले एक्सेंचर के साथ, उसके बाद अभी टीसीएस में हूँ। तो अभी तो मेरा यही ट्रैक रहा है। और अभी आप जी कहाँ आईटी सेक्टर में? तो संभवतः आप जयपुर में नहीं होंगे। जी, जयपुर में रहने का अवसर नहीं मिला जब से काम शुरू हुआ, क्योंकि मुख्य रूप से आईटी का काम आपको पता होगा दक्षिण में रहता है। उसके बावजूद प्रयास करके मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र तक तो आ गया हूँ। ठीक उससे बात। आगे जयपुर तक पहुँचने में अभी कठिनाई है। चलिए, ठीक है। तो जी ओके। तो चूंकि जैसे कि आपने बताया आपके आईटी क्षेत्र में आपने पढ़ाई की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और वर्तमान में, इसका मतलब इन अ नटशेल, कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में हम कहेंगे यू आर एन इंजीनियर। तो बीइंग एन हाँ इंजीनियर, हाउ दिस थिंग हैपेंड दैट एन इंजीनियर बिकेम एन ऑथर एंड दैट टू ऑफ ए हिस्टोरिकल बुक? ये कैसे हुआ? जी। इतिहास का मैं बताऊं तो इतिहास और लेखन दोनों में शुरू से रुचि थी। ऐसा नहीं कि रुचि इन्हीं दिनों में आई है, पर दोनों जो पथ थे मिले हुए नहीं थे। यानी इतिहास अलग चल रहा था और लेखन अलग चल रहा था। जैसे स्कूल में कुछ कविताएं लिखता था मैं, और एक दो स्कूल की मैगजीन में भी एक दो बार छपी थी। पर विद्याश्रम में? इतिहास पर, जी जी बिल्कुल, इतिहास पर आए तो जितना इतिहास के गौरव को पढ़ने पर दिखता गया कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, क्या है, उतना ही स्पष्ट ये होता गया कि जो कथानक है मुख्य धारा में हमारे इतिहास के बारे में या हमारे पूर्वजों के बारे में, वो किस प्रकार से पूर्वाग्रह या द्वेषपूर्ण तरीके से लिखा जा रहा है। यानी कि अब यहाँ पूर्वजों से मेरा अर्थ ये नहीं कि केवल मेरे वंश या जाति के पूर्वज, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक तो बात। ये अंतर या डिस्कनेक्ट जो पब्लिक डिस्कोर्स में हमें आज दिखता है, मूल रूप से इसने विवश किया कि जो आपका हमारा इशारा परिप्रेक्ष्य जो है।
वामपंथी विचारधारा के लेखक हैं, उनकी तरफ भी शायद हो सकता है। जी, जी। वो भी है, और एक हद तक मैं समझता हूँ स्वयं अपने इतिहास पर से नियंत्रण छोड़ा है। सही बात है, उसके लिए 100% केवल सही। वामपंथियों को, जी, हाँ, हाँ, केवल बिल्कुल। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार की समस्या थी, तो शुरू में मैंने इंटरनेट फोरम्स पर आकर अपनी बात कहना शुरू किया। जैसे मैं काफ़ी समय तक डिफेंस फोरम इंडिया पर मॉडरेटर भी रहा, भारतरक्षक.com, हिस्टोरम आदि पर लिखा। फिर मुझे गन राइट्स पे जो RKBA जिसे लोग कहते हैं, राइट टू कीप एंड बेयर आर्म्स, यानी आत्मरक्षा में आप शस्त्र चलाएं, उस पर भी इंडियंस फॉर गन्स फोरम पर काफ़ी समय सक्रिय रहा। तो इस तरह से उसके बाद अंत में मैं ट्विटर पर आया, और यहाँ तक आते आते धीरे धीरे फिर लेखनी और इतिहास का आप कह सकते हैं विवाह हुआ एक तरह से। तो अ, यही ट्रेजेक्टरी रही है मेरी। बहुत बढ़िया। तो फिर बात आती है कि साहब, इससे पूर्व में आपने कोई पुस्तक लिखी है? इससे पूर्व मैंने फिक्शन लिखा था, फिक्शन लिखा है, द ठीक शार्प है। माइल। जी, ठीक जी, है, ठीक है। वो मैंने सेल्फ बिल्कुल। पब्लिश किया था अमेज़न किंडल पर। ओके। ये बात होगी 2013 की। हाँ, द शार्प माइल, हाँ बिल्कुल। इसके अंदर आपकी जो वर्तमान ये पुस्तक है अभी जो छपी है, इसके पीछे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बात जी, फिर प्रश्न उठती है कि why पृथ्वीराज? I mean, what was the reason for choosing this particular subject which has already been written so many times? तो और या इसको यूं भी मैं अपने प्रश्न को कर सकता हूं कि ऐसा क्या भिन्न, ऐसा क्या अलग आप दर्शकों को परोसने वाले हैं, रीडर्स को, रादर रादर कॉलिंग दर्शक, जी, पाठकों जी, को? मैं समझ गया। तो अलग क्या है इस पर, मैं दो तरह से इसका उत्तर दूंगा। एक तो ये कि जो प्राथमिक स्रोत हैं हमारे इतिहास के, उनमें जब चित्रण होता है पृथ्वीराज चौहान का, तो वो कहीं ना कहीं एक उसमें पूर्वाग्रह या जिसे कह ले बायस आ जाता है। जैसे अच्छा। अच्छा, वो बायस भी, उसके भी दो छोर हैं। एक तरफ तो पृथ्वीराज का दैवीय महिमा मंडन होता है कि मानो वो श्री राम का अवतार है, और दूसरी तरफ बिल्कुल नकारात्मक होकर एक चरित्र हनन की सी स्थिति आ जाती है कि पृथ्वीराज तो युद्ध क्षेत्र से भाग रहा था, पृथ्वीराज तो युद्ध स्थल में 10 दिनों तक सो रहा था। आप यकीन नहीं अच्छा। करेंगे, हाँ। एक ग्रंथ में ये भी लिखा है कि पृथ्वीराज युद्ध स्थली में 10 दिनों तक सो रहा था। मोटा मोटा यही चरित्र हनन का जो एक तरह का चित्रण होता है। आई वुड कॉल इट पर्सनालिटी डिफेक्ट्स, व्यसन ओके। जो होते हैं, व्यसनात्मक व्यवहार जताया गया कि ठीक वो है। इस प्रकार से ऐसा हुआ। तो ये, अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों कैरिकेचर्स हैं, एक दैवीय महिमा मंडन है और एक बिल्कुल चरित्र हनन की स्थिति है। तो इन दोनों के बीच में सत्य कहाँ आकर ठहरता है, एक तो वो पता करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, अब मुझसे पहले बहुत से विद्वानों ने, इतिहासकारों ने पृथ्वीराज चौहान पर लिखा है, और तुलना तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने आप को इतिहासकार मानता नहीं हूँ। मेरी आज यदि आप परिभाषा पूछें, एक्चुअली इतिहासकार का इतिहास सबसे बढ़िया गुण यही है कि वो अपने आप को इतिहासकार ना मानते हुए लिखता है, तो यही सबसे बेहतरीन गुण है। जी, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जो निजी परिभाषा है, मैं एक बार वो बताना चाहूँगा। मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति बाहर धूप पसीना एक करे अभिलेखों की खोज में, किसी बियाबान में, या कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो भटकता रहे किसी दबे कुचले ग्रंथ की खोज में, ऐसा परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को मैं इतिहासकार मानता हूँ। बाद में उनके ऊपर, उनके दिए ज्ञान पर, उनके परिश्रम से बनाई हुई चीज़ों पर जब लिखते हैं हम, तो हम मुझ जैसों को आकलन करता कह सकता हूँ, लाइक एन एनालिस्ट। ठीक बात है, बहुत बहुत तो अच्छी बात बोली आपने। जी, तो यहाँ जो अंतर आया, मैं उस पर आ रहा था। अंतर ये आया है ना, परिप्रेक्ष्य का अंतर है। ठीक है। जैसे उन्होंने जब लिखा तो एक अलग परिप्रेक्ष्य में लिखा, मेरा जो आकलन का दृष्टिकोण था अलग था। मेरा दृष्टिकोण ये था कि पृथ्वीराज के जीवन पर, उनके जीवन की घटनाओं पर जितने प्रकार के भ्रांतियां आ गई हैं, मिथक आ गए हैं, या कंट्रोवर्सीज आ गई हैं, जो उनको काटने का काम करना है। तो मूल रूप से मैंने पुस्तक में भी ये बात लिखी है कि मेरी पुस्तक पृथ्वीराज पर संपूर्ण और अंतिम वाक्य नहीं है।
ठीक बात है। ये केवल उन भ्रांतियों को समाप्त करने का एक प्रयास है। तो ये एक प्रकार से अनुसंधान जो होता है, इट्स ठीक एन बात है। इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट। ओके, तो क्रिटिकली एग्जामिन किया है आपने सभी फैक्ट्स को, और जी फिर आपने उसके अंदर अपनी अनुशंसा कह सकते हैं, या फिर आपने अपने उसके अंदर कंक्लूजन दिए हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक बात और मेरा ये भी मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अ, अपने पाठक की जो बौद्धिक क्षमता होती है उसका मान रखना चाहिए। यानी to say it in English, you shouldn't basically shove down your opinions or conclusions, down the throat of your readers. So ओके, basically, दैट्स राइट। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, वहाँ मैंने जानबूझकर पाठकों पर कोई निष्कर्ष थोपने का प्रयास नहीं किया है। ठीक है। तो जहाँ स्थिति ऊहापोह की है, वहाँ जितना स्पष्टता दी जा सकती है दे करके मैंने छोड़ दिया है कि आगे पाठकगण अपना, जिसे कहते हैं कंक्लूजन या ओपिनियन, स्वयं बनाए। ठीक है। बाकी बाकी मोटे मोटे तौर पे, जैसे मैंने आपकी इस पुस्तक को पूर्व में भी आपने एक बार ड्राफ्ट साझा किया था मेरे से। आई वाज क्वाइट लकी दैट यू शेयर्ड द ड्राफ्ट। और अभी भी जो कि ये कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट और बुक रिलीज हो गई है, तो इस बुक के जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, तो इसके अंदर टोटल 18 चैप्टर्स हैं। और चैप्टर्स को पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये क्रोनोलॉजिकल वे में आपने पृथ्वीराज चौहान के जीवन में घटी घटनाओं को आपने इसमें उल्लेखित किया है। जी तो इसके अंदर एक जो लास्ट के चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17, जिसमें लिखा हुआ है कॉकटेल ऑफ परसेप्शंस नैरेटिव्स, फर्स्ट दिल्लीपति सम्राट एम्परर, और जी जी दूसरा है कॉकटेल ऑफ परसेप्शंस नैरेटिव्स, 17वां चैप्टर, पार्ट सेकंड है ये कॉकटेल परसेप्शन का, जिसमें गुर्जरा, पीपल और प्लेस। थोड़ा सा इसके बारे में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं, क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, यूजलेस कंट्रोवर्सी, और इसमें मैं कहूंगा कि कोई भी समाज इन्वॉल्व नहीं है, पर्टिकुलरली गुर्जर समाज का इसमें कोई भी तनिक भी, इसमें उनका, मैं तो दोष तो गलत शब्द होगा, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। पर कुछ, हाँ, हर समाज में समाज कंटक होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, हाँ वो इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स करने के लिए या कैसे ना कैसे करने के लिए, डिवाइड क्रिएट करने के लिए कुछ करा जाए। तो अभी इस तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही है, तो उसके क्रम में आपने पुस्तक में किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है? जी, मैंने ये 2 अध्याय अंत में इसीलिए जोड़े। एक तो 16वां अध्याय जो है, जो बहुत से जो हमारे, क्या कहेंगे, परंपरावादी या संरक्षणवादी जो मित्र हैं, कंजर्वेटिव्स या ट्रैग्स, आजकल ट्विटर पर ट्रैग्स कहा जाता है, अच्छा, ऐसे कई मित्रों को वो अध्याय पसंद नहीं आएगा। पर खैर, जो भी मेरा अनुमान था मैंने साझा किया है। मूल रूप से जो आपने गुर्जर जो कंट्रोवर्सी की बात की, जो कि 17वां अध्याय है, तो उसके विषय में कहूँ तो ये पिछले कुछ दशकों में जानबूझकर बनाया गया विवाद है। उससे पहले इस प्रकार की कंट्रोवर्सी थी नहीं थी। तो इसका कोई एकेडमिक बेसिस है नहीं, लेकिन फिर भी इसका एकेडमिकली खंडन पहले भी किया गया है और दोबारा मैंने फिर से कर दिया है। तो हमने यहाँ पृथ्वीराज के वंशोत्पत्ति के बारे में, कि आनुवंशिक रूप से वो क्या थे, राजपूत थे, गुर्जर थे, कौन थे, इस बारे में दर्जनों साक्ष्य दिए हैं। और ये साक्ष्य एक एक करके, जो जिसे इतिहासकार प्राय राजपूत काल कहते हैं, 600 से 1200 ईस्वी का, उसके पहले से लेकर, यानी कि स्कंद पुराण से लेकर, और 1200 ईस्वी के बाद तक 1500-1600 तक, यानी 1000 वर्ष के साक्ष्य आपने प्रस्तुत किया है बनाकर। जी बिल्कुल। तो आप कोई एक पर्टिकुलरली कोई दर्शकों के, क्योंकि बुक में आपने काफी सारे साक्ष्य आपने लिखे हैं, और आपने कहा है कि बहुत सारे साक्ष्य तो शायद 10 गुना साक्ष्य तो आपसे छूट गए, क्योंकि फिर बुक बहुत साक्ष्य के ऊपर ही किताब हो जाती। तो जी, वो बहुत बड़ा विषयांतर बन जाता, क्योंकि फिर पुस्तक पूरी तरह से उसी ओर चली जाती। तो कोई एक मेरा या 2 आप इंस्टांसेस या कोई 2 बताएंगे आप? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि हम पीपीटी की ओर चलें, एक सेकंड में लेट मी स्टार्ट पीपीटी। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी स्लाइड है वो। आई थिंक स्लाइड नंबर 6। ओके, तो आगे बढ़ता हूं मैं।
स्लाइड नंबर 6 बता रहे हैं आप। जी ओके जी। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वीराज विजय के छठे सर्ग का एक श्लोक है। अब इस श्लोक में हो क्या रहा है कि यहाँ अर्णोराज चौहान जो थे पृथ्वीराज के वंशज नहीं कहूँगा, पूर्वज थे, उनकी दोनों पत्नियों की चर्चा हो रही है यहाँ पर। ओके ये आपने ये जो अंश है ये किस पुस्तक से लिए हैं? ये पृथ्वीराज विजय से ही है। ओके पृथ्वीराज विजय से। जी। तो यहाँ जो लेखक हैं जयानक, वो लिखते हैं कि दोनों पत्नियां किन भौगोलिक क्षेत्रों से थी। ओके एक उन्होंने कहा अवीचि भागो मरुभूमि नामा, यानी कि जहाँ पानी नहीं है उस मरुभूमि से एक पत्नी थी। दूसरी के बारे में कहा गया है खंडो दिलोकस्य च गुर्जराख्य, यानी कि दिलोक से अर्थ है स्वर्ग के समान। ठीक है, मैं दर्शकों के आसानी के लिए बता दूं, जो स्क्रीन के ऊपर आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है अभी, उसके ऊपर जो ऊपर छंद लिखे, छंद बोलते हैं इनको? जी, यहाँ संस्कृत है इसलिए श्लोक कहा जाता है। श्लोक सॉरी। तो ये श्लोक पहले दो श्लोक्स को वीरेंद्र सिंह जी पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो आगे दिलोकस्य च गुर्जराख्य लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि जो दूसरी पत्नी है उनकी, वो स्वर्ग के समान प्रसिद्ध और अच्छी गुर्जर भूमि से आती है। अब ये जो वर्णन है मतलब मेरा यहाँ ये उदाहरण देने का अभिप्राय यह था कि मैंने ये उदाहरण मुझसे छूटा है क्योंकि अच्छा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक सीमा आ गई थी। ठीक बात है, बहुत अच्छी आपने ये रिसर्च है आपकी। पहली वाली लाइन है वो बताया जाता है कि वो मरुभूमि से आती हैं। अवीची भागो मरुभूमि नामा, जहाँ पानी ना हो, वो मरुभूमि का जी उसका विशेषण। हाँ, और दूसरी जो लेडी है वो उस क्षेत्र से आती है जिसका नाम है गुर्जर राज्य, गुर्जर भूमि से। तो ये जो इस प्रकार के जो वर्णन होते हैं, ये बहुत ही स्पष्टतम वर्णन कहूंगा मैं इसे। कारण ये है कि गुर्जर भूमि को यहाँ स्वर्ग के समान बताया गया है। अब बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि स्वर्ग कोई वंश तो होगा नहीं, ठीक है, केवल स्थान का ही सूचक हो सकता है। तो अच्छा, दूसरा जो उसके साथ में लगा हुआ जो क्षेत्र बताया गया है कि दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी है, वो मरुभूमि से आई है। अब मरु नाम से या मरुभूमि नाम से कोई जाति नहीं होगी, इस प्रकार का कोई, जी बिल्कुल। तो यहाँ स्पष्ट रूप से भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में स्थानवाचक जो होता है वो बात हो रही है। तो अच्छा, उसी सर्ग में कुछ श्लोक आगे जाकर आप अगर दाईं ओर देखें तो जो सोलंकी या चौलक के राजा हैं जय सिंह सिद्धराज, इन्हें गुर्जर राज कहा गया है। ओके। तो अब आप इतिहास में यदि देखें कि गुर्जर पति या गुर्जर राज किसे कहा गया है, जिस राजा या राजनीतिक शक्ति ने कभी भी इतिहास में जब जिसे आज हम जानते हैं इस नाम से, उस पर या दक्षिणी राजस्थान, इन प्रांतों पर अधिकार किया, शासन किया, उन्हें गुर्जरपति की उपाधि दी गई है। वापस एक बार बताएंगे, आप एक बार वापस बताएंगे कौन कौन से क्षेत्र इंक्लूड हो रहे हैं इसमें? जी, एक तो वो क्षेत्र जिसे आज हम गुजरात राज्य के रूप में जानते हैं भारत में। दूसरा इसमें जिसे कोर एरिया कहेंगे, उसमें दक्षिणी राजस्थान भी आता था। ठीक है, तो इसमें बाड़मेर, जैसलमेर को थोड़ी इंक्लूड करेंगे हम? नहीं, तो उस हद तक नहीं जाएंगे। दक्षिणी राजस्थान में जहां जैनियों का प्रभाव अधिक था, मूल रूप से वो क्षेत्र। जी। तो मैं आपके श्रोताओं को बता दूं कि न केवल ये 3-4 राजपूत राजवंश, बल्कि इतिहास में जितनी भी राजनीतिक शक्तियों ने गुर्जर भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार किया है, उनको गुर्जर राज की उपाधि इसी कारण से मिली है कि वो उस भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर थे। अब इसके उदाहरण यदि देखना चाहें तो ये मेरे, आप आगे चलें अगर एक स्लाइड, तो शायद वहाँ हों। जी बिल्कुल। पहला उदाहरण आप देखें तो ये युआन च्वांग नाम के चीनी यात्री थे, जो कि 7वीं सदी ईस्वी में
भारत भ्रमण पर आए थे और ये भ्रमण करते करते वल्लभी देश से गुर्जर देश में आए और यहाँ आने के बाद जो कुछ भी इन्होंने देखा उसके वर्णन में वो लिखते हैं कि गुर्जर देश का राजा जन्म से क्षत्रिय है। तो एक तो यहाँ पर स्पष्टता आ जाती है। दूसरा, बहुत से लोग ये तथ्य जानते हैं कि गुर्जर देश पर एक लंबे समय तक सोलंकियों का शासन था, पर सोलंकियों से पूर्व गुर्जर भूमि पर जिनका शासन था उन्हें चावड़ा या चापोत्कट भी कहा जाता है, उन राजाओं का शासन था। तो इसका साक्ष्य मैं आगे दे देता हूँ। तो ये आप दाईं ओर जो देख रहे हैं ये प्रबंध चिंतामणि के वनराज प्रबंध से लिया हुआ एक श्लोक है। अब ये श्लोक क्या कहता है कि गुर्जर राज्य जो है ये वनराज चावड़ा के समय यानी कि 8वीं सदी ईस्वी में जैन मंत्रों की सुरक्षा में स्थापित हुआ। तो अब यदि हम अपने प्रपंच करने वाले मित्रों की बात माने तो चावड़े भी गुर्जर बन गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम लेंगे 14वीं सदी के एक ग्रंथ को। नेक्स्ट स्लाइड जी नहीं, नेक्स्ट नहीं, इसी में पीछे वाली में होगा, याद है जी। हाँ, तो ये मैंने साइटेशन जो दिया है ये नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध नाम से एक ग्रंथ था, 1336 ईस्वी में ककसूरी ने इसे लिखा था। तो इन्होंने उस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आकर वाघेल शासन का अंत किया था गुजरात में, तो उस समय के बारे में उन्होंने लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अल्प खान नाम के एक मुस्लिम शासक को वहाँ पर जिसे कहेंगे प्रांतीय शासक नियुक्त किया था। तो इस अल्प खान को ककसूरी ने अपने ग्रंथ में गुर्जरोर्वीश लिखा है। अब क्या अल्प खान और अन्य मुस्लिम भी गुर्जर हो गए? तो इस प्रकार से जैसा मैं आपको एक बार वापस थोड़ा सा इस पे वापस प्रकाश डालिए जो अभी आपने बात बोली, थोड़ा सा और एक बार रिपीट होगा तो लोगों को और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं आप। जी, मैं ये कह रहा था कि 14वीं सदी में ककसूरी नाम के जैन जो विद्वान थे उन्होंने नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध नाम से एक ग्रंथ लिखा। ठीक है। और उस ग्रंथ में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का जब गुजरात पर आक्रमण हुआ था और कर्ण वाघेल आदि की पराजय हुई थी उस समय का वर्णन किया है। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद अल्प खान नाम के व्यक्ति को अपने सामंत को वहां का प्रांतीय शासक ने, ठीक है जी बिल्कुल, लाइक अ गवर्नर। तो इस अल्प खान की बात करते समय ककसूरी ने ग्रंथ में उस व्यक्ति को गुर्जरोर्वीश लिखा है। कारण ये कि अल्प खान अब गुर्जर देश के एक प्रकार से राजा बन गए थे। ठीक बात है जी। अब वो क्या वंश से भी गुर्जर हो गए। तो चलिए ठीक है, तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि चाहे वो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, यदि उसके आगे गुर्जर शब्द लग रहा है, गुर्जर नहीं और ना ही गुर्जर शब्द लग रहा है, तो वो एक स्पष्टतः एक इंडिकेशन है कि वो उस क्षेत्र के ऊपर राज कर रहा है या उसका वो प्रांतीय सूबेदार है या अन्य कोई उसको उस क्षेत्र के लिए कोई उसको निर्देश मिले हैं। तो उसका एसोसिएशन बताने के लिए, उस क्षेत्र के साथ एसोसिएशन बताने के लिए इस शब्द को जोड़ा जा रहा है। जैसे आप ये किताब, आपकी इस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था तो आपने एक चीज को डिबंक करने का प्रयास किया है। तो बहुत लोग जो ये समाज कंटक हैं, जो इन राजपूतों में और गुर्जरों के अंदर जो वैमनस्य पैदा करने का प्रयास करते हैं, तो वो एक ही को तर्क देते हैं कि साहब जयानक की इस पुस्तक के अंदर, पृथ्वीराज विजय के अंदर बहुत सी जगह सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए गुर्जरेश्वर लिखा हुआ है, वो ऐसा कुतर्क देते हैं। तो आप ही की पुस्तक में बताया है कि साहब पृथ्वीराज चौहान के लिए दिल्लीश्वर भी बोला जाता था। आपकी चैप्टर नंबर 16 के अंदर दिल्लेश्वर लिखा हुआ है, दिल्लीपति और दिल्लेश्वर। तो जी, अगर वहां, हाँ जी, वहां अलग परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा है। तो मैं जो है कहना चाह रहा हूं, तो अगर गुर्जरेश्वर में अगर गुर्जर जाती है तो दिल्लेश्वर में दिल्ली जाती हो गई, मगर ऐसा नहीं है। जी, ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे जो अजमेर के राजा चौहान शासक थे उन्हें शाकंभरीश्वर कहा जाता था, सपादलक्षेश्वर कहा जाता था। और जो लाट प्रांत के राजा थे उन्हें लाटेश्वर कहा जाता था। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि
अब इस प्रकार से आप फिर आपको प्रजातियां क्या कहेंगे आविष्कार करना पड़ेगा आए दिन नई नहीं, प्रजाति का। संभवतः मुझे भी यही लगता है जो आपने शुरुआत में शब्द का प्रयोग किया कि जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है, तो संभवतः उनसे लोग धन अर्जन करके, उनसे लोग पैसा, या और कोई, मुख्यतः तो पैसा ही होता है, तो आदमी किसी भी स्तर पे उतर सकता है, वो लोगों में किसी भी प्रकार का वैमनस्य फैला सकता है। और आप देखें कि मेरे को लगता है शायद गुजर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि वो स्वयं भी ये मानेंगे कि उनको अगर सबसे कोई क्लोज, उनके प्रति सबसे उनके प्रति सबसे ज्यादा हृदय में स्नेह रखने वाला अगर कोई जाति है तो मुझे लगता है राजपूत जाति है। क्योंकि मैंने सुना है बहुत बार, बहुत से मेरे गुजर फ्रेंड से सुना है मैंने बात, और इवन राजपूतों को भी मैंने देखा है कि वो गुजरों के प्रति एक उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर सदैव रहता है, और यही गुजरों के मन में भी था। मगर अब आप देखें कि इस प्रकार की कंट्रोवर्सी करके किस प्रकार से एक डिवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। वुड यू एग्री और नॉट? जी, एब्सोल्युटली। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये जितनी भी कंट्रोवर्सीज, ये जो विवाद हैं, ये पिछले कुछ दशकों में ही आए हैं, क्योंकि उससे पहले के जो हमारे राजपूत समाज के आप पूर्वज कह लें या गुज्जर समाज के पूर्वज कह लें, उन्हें पता था कि तथ्य क्या है, उन्हें पता था इतिहास क्या है, किस संदर्भ में क्या क्या हुआ, क्यों हुआ। तो उस समय ये समस्या इतनी गंभीर नहीं थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में कुछ परिवर्तन आए हैं, और उसके बाद अलग अलग कारणों से, जिन्हें आप कह सकते हैं कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस या आउटफिट्स कह सकते हैं, तो ये उनकी कारीगरी है मूल रूप से। मैं उसको कंटिन्यू करूं स्लाइड को, या जी, उसमें कुछ और आप बताना मैं बस एक, जो मैंने आपसे कहा था कि एक गुजरात का एक उदाहरण है, हाँ, इस शब्द का गुजरात प्रांत से बाहर, ओके, तो मैं उसे कर लेना चाहूंगा। हाँ, स्लाइड नंबर आई थिंक 7 मे बी, ओके, या दैट्स द वन। तो यहाँ आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर में अगर देखें, इंग्लिश में लिखा हुआ है जो, जी, मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी जो सुजुकी जहांगीरी, जो उनकी बायोग्राफी थी, मेमोर ऑफ उसमें जहांगीर, लिखा है, बिल्कुल, उसमें एक जगह लिखा है, आप पढ़ सके तो, आई क्रॉस द रिवर बाय ब्रिज व्हिच हैड बीन बिल्ट देयर एंड माय कैंप वाज पिच्ड इन द नेबरहुड ऑफ परगना ऑफ गुजरात। अब यहाँ गुजरात को एक परगना बताया गया है। ठीक है। At the time when His Majesty Akbar went to Kashmir, a fort had been built on the bank of the river. अब ये जो गुजरात आपको दिखाई दे रहा है, ये कश्मीर के पास है। अभी आप इस गुजरात को देखें तो शायद ये पाकिस्तान में होगा। जी, पाकिस्तान में है। तो यहाँ जाके लिखते हैं, having brought to this fort a body of Gujars who had passed their time in the neighborhood in thieving and highway robbery, he established them here. As it had become the abode of Gujars, he made it a separate pargana and gave it the name Gujarat. They call Gujars a caste which does little manual work and subsists on milk and curds. तो यहाँ कुछ हद तक आपको जो जहांगीर की एक क्या कहेंगे एलिटिस्ट जो एक सोच है, तो क्योंकि गुज्जर जाति से कुछ समस्याएं आए होंगी, तो थोड़ा स्वाभाविक है कि वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण से कुछ लिखेंगे। और ऐसा जहांगीर ने जगह जगह लिखा है, अन्य राजाओं के बारे में भी लिखा है। तो जो कुछ नकारात्मक लिखा है, स्वाभाविक सी बात है, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन जो तथ्य यहाँ पर बताए गए हैं कि गुज्जर जाति मूल रूप से जिस प्रकार से पशुपालन और कृषि का कार्य करते थे, ठीक है, और जहाँ जहाँ उन्हें उजाड़ दिया गया, वहाँ उन्होंने जो सत्ता थी उसका विरोध भी किया, रॉबरी आदि करके। तो इस प्रकार से उन्होंने कैसे वो गुजरात नाम पड़ा, उसके पीछे की कहानी क्या थी, उस समय गुज्जर जाति क्या काम कर रही थी, ठीक है, तो ये सब बातें जो है इनसे साबित होता है। तो ये एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। ठीक बात है। मैं यहाँ पे क्योंकि वीरू भाई इतना हार्डवर्क कर रहे हैं समाज के प्रति, ऐसी ऐसी पुस्तकों में से ऐसे ऐसे श्लोक, ऐसे ऐसे एक्सट्रैक्ट्स निकाल के ला रहे हैं, तो मैं भी यहाँ कुछ बताना चाहूंगा कि मैं भी खुद एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहा हूँ वीरेंद्र सिंह जी, और शीघ्र मैं उसको पब्लिश करूंगा। और उसके अंदर मैं मुख्यतः, क्योंकि आपकी पुस्तक तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में है, जिसके अंदर आपने एक चैप्टर के रूप में इस चीज को डिबंक किया है, मेरा वो पूरा
जो रिसर्च पेपर है वो इसी के ऊपर है कि गुर्जर और पृथ्वीराज चौहान इनके मध्य क्या संबंध है। तो मैं उसको पूरा क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा हूँ। लगभग मैंने सारे फैक्ट्स जुटा लिए हैं। मेरे को जहां आरटीआई लगानी थी मैंने आरटीआई लगा के डॉक्यूमेंट्स निकलवा लिए हैं। तो मैं भी शीघ्र आऊंगा और उसको पब्लिश करने से पहले मैं आपसे उसका ड्राफ्ट साझा करूंगा, तो आप उसमें अपने इनपुट मुझे जरूर दिलाना। जी बिल्कुल। इसको मैं पीपीटी को क्लोज कर दूं या कुछ और इसमें फैक्ट्स? हम इस पर वापस आ सकते हैं, ठीक है, ओके, जैसी आवश्यकता होगी उस अनुसार। ओके, यू टेल मी एंड आई विल स्टार्ट इट। अच्छा, ठीक है, तो एक मिनट। ये तो आपने एक बात बताई, ये एक फैक्ट आपने बताया कि किस प्रकार से जो गुर्जर या गुर्जरा है वो एक क्षेत्र है। एक फैक्ट आपने और बता रहे थे आप चौहानों के बारे में, थोड़ा वो भी आप दर्शकों को बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पृथ्वीराज विजय में, जैसा कि आपने कहा, कई लोग पृथ्वीराज विजय का हवाला देते हुए कहते हैं कि उसमें जगह जगह गुर्जर लिखा है तो पृथ्वीराज चौहान गुर्जर होंगे। बचकानी सी बात है, पर खंडन जब करना हो तो आपको फिर नीचे उतरना पड़ता है। तो हमने उन्हीं ग्रंथों का उपयोग किया है, उन्हीं दावों की पोल खोलने में। पृथ्वीराज विजय का उपयोग भी किया है, रासो का किया है और दर्जनों अन्य ग्रंथों का किया है। तो आप, क्योंकि पुस्तक पृथ्वीराज पर है, हम चौहानों को ही ले लेते हैं। अजमेर में चौहानों का राजवंश राज्य कर रहा है। नडोल में चौहानों का एक और परिवार राज्य कर रहा है। अजमेर के चौहानों के दरबार में नडोल के चौहानों को गुर्जर कहा गया है, लेकिन अजमेर के चौहान कहीं भी अपने आप को स्वयं गुर्जर नहीं कहते हैं। कारण क्या? क्योंकि आनुवंशिक रूप से यदि आप जीनियोलॉजी देखें तो कहीं ना कहीं ऊपर रूट में जाके दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों चौहान है, उनके पूर्वज एक है। बाद में परिवार अलग हो गए, अलग अलग राज्य स्थापित कर लिए, वो तो इतिहास में स्वाभाविक सी बात है, बहुत बार होता है। तो फिर ये अंतर क्यों? अंतर इसलिए कि नडोल और जालौर का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी राजस्थान में आता है, जो कि गुर्जरा का हिस्सा है। बिल्कुल जी, गुर्जरा नामक जो स्थान है उसका, उस भौगोलिक क्षेत्र का भाग होने के कारण नडोल के चौहानों को गुर्जर कहा गया है, और अजमेर के चौहानों को, क्योंकि वो सेंट्रल राजस्थान में आ जाते हैं, उस क्षेत्र से बाहर के थे, इस कारण से उन्हें गुर्जर नहीं कहा। जैसे इंडियन है, कोई इंडिया का व्यक्ति है तो उसे इंडियन कहा जाता है। अब इंडियन कोई जाति नहीं है, पर नहीं, या कोई भारत जाति के हों या इंडियन जाति को हों, ये एक उनकी आइडेंटिटी है उस क्षेत्र में रहने की वजह से, स्थानवाचक है जी। अब बात आती है साहब कि आपकी जो पुस्तक है वो है आंग्ल भाषा में, इट हैज बीन रिटन इन इंग्लिश, सो कुड यू प्लीज स्पेसिफाई, यू बिलोंग टू ए हिंदी पट्टी क्षेत्र, particularly Rajasthani, and we speak Rajasthani, then how come a Rajasthani boy has written a book in English? What is the reason? जी, और अब सच बताऊं तो जब मैं लिखने बैठा था उस समय मन में बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक लेश मात्र भी ये नहीं था कि मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। मेरी शुरुआत हुई थी आरंभ में कि मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ। ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से मैंने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे सामग्री बढ़ती गई तो सोच बनी चलो लंबी ब्लॉग पोस्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं। फिर वो लंबी से सीरीज ऑफ ब्लॉग पोस्ट बन गई। फैलते फैलते जब तक मुझे समझ में आया कि ये एक पुस्तक बनती जा रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी भाषा आदि विषयों पर सोचने के लिए। तो उस समय आकर फिर अपना गेर बदलना और ये कहना कि नहीं अंग्रेजी से अब हिंदी किया जाए, वो संभव व्यावहारिक नहीं रह गया था। तो ये कारण है कि पुस्तक अंग्रेजी में बनी। लेकिन के जो पाठक या श्रोता हैं उनके लिए इतना अवश्य कहूँगा कि अंग्रेजी थरूरविहीन है। तो सरल अंग्रेजी है, ऐसा नहीं कि मतलब आपको जो भी आम जन में हम जितनी अंग्रेजी जानते हैं उतनी अंग्रेजी पर्याप्त होगी समझने के लिए। ठीक बात है, वो कठिन अंग्रेजी नहीं है जी। और क्या आप विचार रखते हैं इसको हिंदी भाषा में भी पब्लिश करने का? मैं सोच तो रहा हूँ, पर अभी तक निश्चित रूप से मैंने इस पर विचार नहीं बनाया है, कोई निर्णय नहीं लिया है। अच्छा, क्या प्रकार है, किस प्रकार से जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करें? जी अच्छा, बुक के बारे में तो मैं बताना चाहूँगा, एक तो दो फॉर्मेट है पुस्तक के, एक पेपरबैक है और एक ई बुक है। पेपरबैक से आपका तात्पर्य ये?
जो मेरे हाथ जी में है बिल्कुल, ये। जो आपके हाथ में है। जी, ठीक। बिल्कुल। तो ये आपको जो मेरे प्रकाशक है व्हाइट फैल्कन पब्लिशिंग चंडीगढ़ से हैं, जी। उनकी अपनी बुक स्टोर है ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाएगी। ओके। ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न .in से मिल जाएगी। ठीक है। ई बुक जो है वो अमेज़न किंडल है, वो भी आपको amazon.com से या अन्य साइट से मिल जाएगी। ठीक है। कुछ जो मेरे ओवरसीज़ फ्रेंड्स जिन्होंने थोड़ी समस्या हुई उनको पुस्तक किंडल एडिशन प्राप्त करने में, तो जब उन्होंने बताया तो मैंने सोचा ये जानकारी भी आपसे साझा कर दूं कि जो भारत के बाहर बैठे हैं, वो जब अमेज़न किंडल ऐप से पुस्तक लेने का प्रयास करें तो हो सकता है कुछ समस्या आए। तो मेरा सुझाव होगा कि आप amazon.com वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से किंडल डाउनलोड करें, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। और जी, बाकी मैं, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म मिला है मुझे सौभाग्य से, तो मैं ये भी साझा करना चाहूँगा कि जैसे ही पुस्तक के प्रकाशन में जितनी मेरी धनराशि लगी है, वो वापस आ जाती है या उसका कम से कम अधिकांश भाग मेरे पास आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में जितनी भी एज एन ऑथर मुझे रॉयल्टी प्राप्त होती है, वो पूरी चैरिटी में चली जाएगी। बहुत क्योंकि बहुत मेरा अच्छी बात। अभिप्राय शुरू से ये नहीं था कि मुझे इसमें कुछ कमाना है। तो ये अच्छा, एक अब प्रकार कोई से ये भी कह आपका सकता है। समाज के प्रति एक एक आप कह सकते हैं एक सहयोग है, एक कंट्रीब्यूशन है। जी, जी। अब यहाँ कई बार कुछ मित्र पूछ सकते हैं या किसी के मन में विचार उठ सकता है कि तो आप फ्री में क्यों नहीं दे देते? हाँ। फ्री में नहीं देने के 2 कारण हैं, मैं वो भी बता दूँ। पहला तो देखिए, जो भी पुस्तक खरीदेगा उसका पैसा स्वतः दान धर्म में जाएगा, ये तो स्वाभाविक सा कारण है। दूसरा कारण ये है कि आप सभी लोग जानते होंगे, मनोविज्ञान की एक मौलिक बात है कि जो वस्तु व्यक्ति को बिना मूल्य दिए मिल जाती है, उसका महत्व नहीं रह जाता या कम रहता है महत्व। मतलब महत्व को छोड़ भी दें तो वो वस्तु फिर अधिकतर उपयोग में नहीं आती, बिल्कुल सही बात। जो फ्री में प्राप्त होती। तो ऐसे में आपका फ्री में देने का उद्देश्य भी विफल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये कारण थे कि मैंने इस प्रकार से रखा है। जी। ठीक है। अब बात आती है कि साहब पृथ्वीराज चौहान तो हो गए, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट वीरेंद्र सिंह राठौड़ इज प्लानिंग टू राइट एंड देयर आफ्टर पब्लिश? नथिंग प्लान्ड येट। ओके। और मैं अपने आप को जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि देर सवेर लेखनी किसी न किसी बहाने फिर से बुला ही लेगी, ओके। मगर अभी तक कुछ विषय निश्चित नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपका स्पष्टतः है, आपका इस तरफ इशारा है कि ये जो भी पुस्तक अगर आप लिख रहे हैं, ये किसी प्री कंसीव्ड नोशन से नहीं लिख रहे हैं, ये स्थितियां ऐसी बनती हैं और ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलने लगता है। जी, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल तो आपने सही अब क्योंकि हम लोग ये चैनल का नाम है द प्रोग्रेसिव राजपूत, तो कुछ टिप्पणी आपसे समाज के बारे में भी ली जाएगी। हमारे जो भाई बहन हमें सुन रहे हैं, उनको आप जी, कोई जी। मैसेज देना चाहें, आप समाज के प्रति कुछ कहना चाहें, फॉर द फॉर डेवलपमेंट, फॉर जी। प्रोग्रेस? मेरे विचार समाज के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि अ, हाँ, कुछ शिकायतें हैं, तो आपने अवसर दिया तो ज़रूर रख रहा हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक्चुअली जो देखिए, लगता चैनल का है। नाम क्या है, आपको मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। चैनल का नाम है जी, द जी। प्रोग्रेसिव राजपूत। इस चैनल के जी। ऊपर आपके सभी विचारों का स्वागत है। हम कोई ऑर्थोडॉक्स लोग नहीं हैं। हम हमारे समाज के अंदर हम इसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, जैसे आपने इस पुस्तक को क्रिटिकली एग्जामिन करके लिखा है, तो ये मंच ऐसा है कि सबको सुना जाएगा और क्रिटिकली जो भी समस्या दोष है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे, अगर हमारे को बड़े रहे करने दे तो। आशा करता हूँ बिल्कुल करने देंगे। तो आ, मुझे जो लगता है, लोकतंत्र के 70 वर्ष आ चुके हैं। मेरी ऐसी कह सकते हैं जो मुझे अनुभव हुआ वो ये है कि 70 वर्षों के बाद भी राजपूत समाज अभी तक संगठित या संस्थागत रूप से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाया कि ये जो पोस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है हमारा, उसमें राजपूत समाज की क्या नई भूमिका होगी, उस भूमिका के पीछे की विचारधारा क्या है, इसे ठीक से व्यक्त करना आवश्यक है। केवल हमारे अपने आंतरिक संगठन के लिए नहीं, बल्कि हमारी जो छवि है बाहर समाज में उसके ठीक लिए बात है। कारण कि ठहरा हुआ जल होता है ना, जिस तरह से हर्ष, वो ठहरा हुआ जल एक समय के बाद विषाक्त हो जाता है। सही तो बात है। समय के साथ बदलना आवश्यक है। ठीक है।
बाकी किन क्षेत्र आज अगर आप, किस किस प्रकार से, अगर थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा स्पेसिफिक चाहूं, सो दैट हाँ आई मीन द मोटिव ऑफ दिस चैनल इज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक नॉलेज। अभी जैसे आपने कहा जी कि है समस्याएं हैं, थोड़ा सा जी स्पेसिफिकली आप बता सके किस क्षेत्र में जी बच्चों को काम करना चाहिए। जी। तो क्षेत्र में बताऊं, जैसे पहले क्या होता था उसके सापेक्ष अभी देखें तो आज राजपूत समाज के लिए युद्ध भूमि में तलवारें भांजने का समय है नहीं, बल्कि मैं कहूँगा बौद्धिक क्षत्रिय बनने का समय है। बौद्धिक क्षत्रिय से तात्पर्य यह है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शस्त्रों का ज्ञान नहीं लें, शस्त्रों का ज्ञान लें, आत्मरक्षा में शस्त्र चलाना आना चाहिए। आने वाले समय की मुझे जितनी समझ हुई अपने अनुभव से, मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी ने यदि शारीरिक और बौद्धिक दोनों प्रकार के कौशल विकसित नहीं किए तो अस्तित्व संकट में होगा। बात गंभीर है, पर मेरे नहीं, कहने सही का अर्थ बात यह है। है कि आप केवल किताबी कीड़ा बनकर नहीं रह सकते। किसी दंगे में घर भी लुट जाएगा और परिवार के सम्मान सहित प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतना होने के बाद भी आज की किसी सत्ता का सिंहासन नहीं डोलेगा। ठीक बात है। मगर आप केवल तलवारें भांजते रह गए तो वो भी गलत है, क्योंकि उस स्थिति में समाज का जो अग्रणी या शक्तिशाली वर्ग है आप वो नहीं बन पाएंगे, और फिर मुख्य धारा के जो कथानक हैं आपके बारे में वो आपके विरुद्ध ही रहेंगे, जैसे कि आज है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संतुलन आवश्यक है, और मैंने पुस्तक में भी यही बात लिखी है। जैसे राजपूत जो हैं उनके लिए युद्ध धर्म था, मीनिंग फॉर राजपूत वॉर वाज अ रिलीजन, एग्जैक्टली। नॉट अ प्रोफेशन एज इट वाज फॉर आवर एनिमीज। ये बहुत एग्जैक्टली। ध्यान बहुत देने योग्य इंपॉर्टेंट बात बात है, है, रियली वेरी क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग। जी इसी से सारे अंतर आ गए, सोच के, नीति के, टैक्टिक्स के, ठीक है, चाल चलन के, और इस प्रकार से। तो समय ये है कि आज का राजपूत युवा भी इस बात को समझ ले कि हमें केवल अपने शारीरिक कौशल या विकास पर ध्यान नहीं देना है, केवल मूछों पर ताव नहीं देते रहना है, या केवल पुस्तकें पढ़ पढ़ के अपने घर में धन नहीं भरते रहना है। दोनों ओर बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है। ठीक तो बात है। जी तो फ्रेंड्स, ये एक इंटरव्यू था वीरेंद्र सिंह जी के साथ में। मैं आपको बताना चाहूंगा इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सी बातें हमसे रह गई होंगी, पर मैं आपको बताऊं कि वीरेंद्र सिंह जी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स पर्सन है। दो ही इज एन इंजीनियर, तो मैं देखिए मैं मानता हूं कि इंजीनियर अगर है कोई और कोई साइंस वगैरह पढ़ रहा है तो इतिहास को भी बहुत लॉजिकल वे में पढ़ेगा। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी पुस्तक को लिखा है, जिस प्रकार से भी आपने देखा स्लाइड्स को ये प्रेजेंट कर रहे थे, तो तथ्यों को किस प्रकार से प्रेजेंट करना है इनको बहुत बखूबी आता है। और हमारी पूर्व में भी वार्ता हो रही थी तो इन्होंने ऐसे ऐसे मेरे को साक्ष्य दिखाए हैं जो कि अभी क्योंकि एक हमारे एक समय सीमा है, हम उसको लांग नहीं सकते। तो ही इज जी अ ग्रेट रिसोर्स पर्सन, हमारे समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। क्योंकि आजकल जो जैसा इन्होंने बताया कि जो युद्ध हैं अब वो भौतिक युद्ध नहीं होने वाले, वो बौद्धिक युद्ध है। कौन टैक्टफुली बात करता है, तो कौन तथ्यों के साथ बात करता है। तो जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह जी एक हमारे लिए एक बौद्धिक क्षत्रिय हैं, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी उसी प्रकार से अपने आप को अधिक से अधिक, हमारा जो पूर्वजों के द्वारा इतिहास बनाया गया है उस इतिहास को हम भी थोड़ा सा उसके अंदर इनपुट दें, उसको पढ़ें और उसको सही प्रॉपर तरीके से वो लिखा जा सके तो उसमें हम योगदान दें। तो ये एक हमारा जी छोटी सी एक हम दोनों की मुलाकात थी एक साक्षात्कार के रूप में। आशा करते हैं आपको ये साक्षात्कार पसंद आया होगा, और अगर आप इच्छुक हैं इस पुस्तक को लेने में, जो कि मैं चाहूंगा कि आपको लेना चाहिए, तो आपको जो माध्यम बताया आप अमेजोन पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं। आप पृथ्वीराज चौहान और वीरेंद्र सिंह राठौड़ लिखेंगे तो आपको ये फोटो देख लीजिए, आपको ये फोटो दिख जाएगी, और ये वीरेंद्र बना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आप इसको वहां से परचेज कर सकते हैं। तो अभी समाप्त करते हैं आज के कन्वर्सेशन को। वीडियो बना जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपना मंच दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। आप हमारा मंच जो है ये मंच एक्चुअली राजपूत समाज का मंच है, और आप जैसे लोग इस मंच पे आके इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें कोई मतलब मैं कोई इसमें महिमा मंडन नहीं कर रहा, सही में आपसे मिलके आपसे बातें करके मुझे बहुत एक तो कॉन्फिडेंस आया है, टू बी ऑनेस्ट, अबाउट आवर बैकग्राउंड, अबाउट आवर हिस्ट्री। क्योंकि जिस तथ्यों के साथ में आपने बात किया, तो मतलब इसका मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं है कि हम कोई अकेले छूट गए, हमारे पास में लोग हैं जो कि चुपचाप साइलेंटली काम कर रहे हैं और वो बुक्स वगैरह लिख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
जिसको कोई मतलब नकारा नहीं जा सकता। तो अभी के लिए हम लोग अब इजाजत चाहते हैं, फिर से मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो के अंदर। जय माता दी। जय माता दी।